बच्चों आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का पहला लेसन, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। उसके बारे में जानना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। इस चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि पुष्प की संरचना ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लैंगिक जनन है क्या। जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज्ड होते हैं, इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, मतलब भ्रूण बनता है। क्या बनता है बेटा? भ्रूण बनता है। ठीक। तो किस प्रकार से भ्रूण बन रहा है ये तो हम पढ़ते हैं जूलॉजी में। हम बॉटनी के टॉपिक पर यहाँ पे, क्योंकि पुष्पी पादप की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर लैंगिक जनन को पढ़ने के लिए पुष्पी पादपों में हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे। हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि संरचना क्या है पुष्प की। पुष्प की संरचना। पुष्प के कुल 4 चक्र होते हैं। उन चारों चक्रों को हमें देखना है किस प्रकार से 4 चक्र बन रहे हैं। पुष्प में नीचे की तरफ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसे पेटियोल बोलते हैं। जिस डंठल को हम लोग पकड़ते हैं उसे पेटियोल बोलते हैं। और यहीं से जुड़ा होता है कोरोला। ये पहला चक्र हुआ, ये दूसरा चक्र हुआ, और यहाँ से
ये पुष्प की संरचना है और पुष्प की संरचना में हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं। सबका नाम जान लें आप लोग। इसका नाम है कैलिक्स। कैलिक्स। इसका नाम है कोरोला। ठीक, ये जो कोरोला बेटा दिख रहा है और कैलिक्स जो दिख रही है, इसके यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोरोला के यूनिट को हम पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल के यूनिट है, वो भी किसका यूनिट है? कोरोला के यूनिट को हम पेटल कहते हैं। ठीक, और कैलिक्स के यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। सेपल कहते हैं। आइए, ये जो दिख रहा है ये एंथर है और ये जो एक धागे के समान या फिर एक तंतु जुड़ा हुआ है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट। दोनों को मिला के बोला जाता है स्टेमेन। स्टेमेन यानी कि पुंकेसर, इसको हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। ठीक है बेटा, अभी हम सबका हिंदी इसको डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहीं पर बात करेंगे, ये आपका स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट जो एक बीम की तरह, अगर देख रहे हैं एक बीम की तरह संरचना दिख रही है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो स्टिग्मा के नीचे वाले भाग को हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो फूला हुआ संरचना दिख रहा है, इसको मैं ओवरी बोलता हूँ। ओवरी। आइए, ओवरी में होता क्या है? ये ओवरी वाली संरचना है। ओवरी में पाया क्या जा रहा है? ये ओवरी है। ठीक है, ये संरचना इसको देख लें। और ओवरी में पाया जा रहा है ओव्यूल। ओवरी में क्या पाया जा रहा है? ओव्यूल। इस एक पार्ट को मैं क्या कह रहा हूं बेटा? ओव्यूल बोल रहा हूं। ओव्यूल। ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल में पाया जाता है, ओव्यूल में पाया जाता है ये ओव्यूल हो गया। हाँ ठीक, ये ओव्यूल है और ओव्यूल में पाया जाता है, इसमें संरचना है एग सेल, ये पाया जा रहा है। इसमें संरचना को देखें, इसमें एक सेल उपस्थित है। ये वाला पार्ट क्या है? एग सेल पाया जा रहा है। चलिए, अब जो पुंकेसर दिख रहा है, पुंकेसर जो दिख रहा है, इसे हम एंड्रोसियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर जो दिख रहा है, इसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक, एंड्रोसियम का मतलब होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग। ठीक, और यहाँ से जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी,
ये जो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के, ये गायनेशियम कहलाते हैं। ये गायनेशियम है। गायनेशियम का मतलब है जायांग, ठीक। ये पुष्प की पूरी तरह से संरचना बन चुका है। अब आप देख रहे हैं कि पहला चक्र जो है आपका जो है कि कैलिक्स है, दूसरा चक्र कोरोला है और तीसरा चक्र हम कह सकते हैं क्या, पुमंग, और चौथा चक्र आपका है जायांग है। अर्थात पुष्प में कुल जो है कि 4 चक्र होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला चक्र कहलाता क्या है, कैलिक्स, दूसरा चक्र कहलाता है कोरोला, तीसरा चक्र कहलाता है एंड्रोसियम और चौथा चक्र कहलाता है गायनेशियम। सबकी हिंदी यहाँ पे लगभग लिखा हुआ है, ठीक, नामकरण में। अब जो एग सेल है, जो एग सेल है ये मादा युग्मक है। एग सेल क्या है, यानी कि ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। यहाँ थोड़ी सी बात समझ लें। अब यहाँ पर थोड़ा बात आते हैं एंथर की बात करते हैं। एंथर का मतलब होता है बेटा पराग कोश। हिंदी में सबका लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। पराग कोश, ठीक। फिलामेंट का मतलब आता है पुतंतु। क्या होता है, पुतंतु, ठीक। स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और स्टाइल का मतलब होता है वर्तिका, वर्तिका। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय, अंडाशय, और ओव्यूल, ये जो ओव्यूल दिख रहा है, ओव्यूल, इसे हम बीजांड बोलते हैं। बेटा बीजांड का मतलब समझ में आया, बीज जिसमें पाया जा रहा है उसको मैं बीजांड बोलता हूँ। बीज यानी कि एग सेल कहाँ पाया जा रहा है, बीजांड में। एग सेल पाया जा रहा है, जिस जगह पे एग सेल पाया जाता है उसी को मैं बीजांड बोलता हूँ, ठीक है। इससे नाम ये शार्ट स्क्रीन आप लोग इसको ले सकते हैं। पुष्प क्या है, पुष्प पादप का एक जनन अंग होता है। पुष्प क्या है, एक पादप का जनन अंग होता है। इसको मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र जो होता है वो कैलिक्स कहलाता है, दूसरा चक्र कहलाता है कोरोला कहलाता है, तीसरा चक्र कहलाता है एंड्रोसियम कहलाता है और चौथा चक्र कहलाता है गायनेशियम कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि पुष्प लेते हैं, पुष्प की जो डंठल पकड़ते हैं, पेटियोल, ये जो दिख रहा है पेटियोल, उससे जो सटा हुआ हरी पत्ती जैसी संरचना होती है उसको हम एक पत्ती को बोलते हैं सेपल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और उन पत्तियों को जो समूह होता है उसे मैं कैलिक्स बोलता हूँ। क्या बेटा बोलता हूँ, कैलिक्स। कहने का मतलब हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। ठीक उसी तरह जो पंखुड़ियाँ होती हैं, गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसकी एक पंखुड़ी को मैं पेटल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा, पेटल बोलता हूँ। लेकिन ये पंखुड़ियाँ, कई सारी पंखुड़ियाँ होती हैं, एक चक्र बना लेती हैं, तब उसे हम बोलते हैं कोरोला। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल, यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल। यानी कि ये पहला चक्र हो गया, ये दूसरा चक्र हो गया, ये तीसरा चक्र हो गया और ये जो होता है आपका चौथा चक्र हो गया। अब बात फंसती है कि जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में जो है कि 2 चक्र ऐसे होते हैं जो सहायक होते हैं और 2 चक्र ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी बात को हम लिख दे रहे हैं। आवश्यक चक्र यानी कि जरूरी होता है, बिना उसके जो है रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा फ्लावरिंग में। और कौन कौन से होते हैं, एंड्रोसियम और
गैनेशियम कहने का मतलब पुमंग व जायांग, पुमंग व जायांग। और ठीक है, अब बात बोली सहायता। इस रिप्रोडक्शन में सहायता प्रदान करने वाले पुष्प के कौन से भाग हैं? तो पुष्प के 2 चक्र होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स होता है, दूसरा क्या होता है? कोरोला होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र कौन कौन से हैं? कैलिक्स हैं, कैलिक्स हैं और क्या है? कोरोला है। ठीक है, यह है कोरोला, ये कोरोला हो गया। ठीक है, इस साइड स्क्रीन ले लें। चलिए आगे यहीं पर हम बता दे रहे हैं। कैलिक्स का मतलब समझ रहे हैं, वाह्य दल होता है। कैलिक्स का मतलब क्या होता है? वाह्य दल होता है। ठीक, वाह्य दल पुंज। कैलिक्स का मतलब वाह्य दल पुंज, सिपल का मतलब वाह्य दल और कोरोला का मतलब होता है दल पुंज। सेपल का, पेटल का मतलब होता है दल। ठीक है, जो बच्चे न समझे हों उसको वीडियो को फिर से पुनः देखें ताकि समझ में आ जाए। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इस पूरी संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे कि जो निषेचन जब होता है तो निषेचन के पूर्व यानी कि पहले, यहाँ पर थोड़ा सा और बात बता दे रहे हैं आपको। ये पराग कोश हैं, पराग कोश में पाया जाता है पराग कण, पराग कण। ठीक है, ये पराग कण कहाँ से निकलता है? एंथर यानी कि पराग कोश से निकलता है, जो कि एक दानेदार क्या होता है? संरचना होता है, स्फुटर होती है तभी निकलता है ये। जैसे ही दानेदार ये इस पराग कण पहुँचता है कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया कहलाती है परागण। क्या कहलाता है? परागण। अब यहाँ पे मान लीजिए पराग कण पहुँच गया। पराग कण जैसे ही पहुँचता है तो यह पराग कण अंकुरित होकर पोलन ट्यूब का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? पोलन ट्यूब का निर्माण करती हैं। ये पोलन ट्यूब बना रहा है। पोलन ट्यूब का मतलब है पराग कण नलिका। पराग कण के द्वारा बने नलिका को पराग कण नलिका कहते हैं। अब पोलन ट्यूब जाके कनेक्ट कहाँ पर होता है? इससे, यानी कि एग सेल से फ्यूज्ड हो जाता है और यही हो जाता है लैंगिक जनन हो जाता है, यानी कि निषेचन हो जाता है। ठीक, लेकिन ये प्रोसेस होगा क्या? 2 प्रोसेस हो पढ़ना, लैंगिक जनन में 2 प्रोसेस पढ़ना रहता है। एक तो निषेचन के पहले प्रोसेस क्या होगा, दूसरा निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है। पहले जो कि निषेचन के पहले परिवर्तन क्या होगा? स्फुटन होगा। स्फुटन जो है यहाँ डेवलप होगा और ये एक सेल का निर्माण होता है। पहले ये अपने आकृति में चेंज होते हैं, तब इसी को हम, इस घटना को कहते हैं हम जो कि निषेचन के पूर्व की घटनाएं। अब निषेचन के पूर्व की घटनाओं को मुझे एक एक करके पढ़ना है। आप इसको साल्ट स्क्रीन ले लें, फिर हम उसके बाद हैं नर जननांग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रोसियम समझ रहे होंगे, हम पुंकेसर की बात कर रहे हैं। इसको हम रब कर दे रहे हैं। चलिए हम एंड्रोसियम की बात करेंगे। किसका? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब होता है पुमंग। चलिए, इस एंड्रोसियम को पढ़ने के लिए अभी भी मैंने आपको बताया था पुंकेसर स्टेमिन। ये मान लीजिए आपका
इस पार्ट को मैं बोलूँगा एंथर, क्या कहते हैं, एंथर। और इस पार्ट को मैं बोलूँगा फिलामेंट, फिलामेंट। इसको हम कहते हैं परागकोश, और इस पार्ट को मैं बोलता हूँ पुतंतु। क्या कहता हूँ, पुतंतु। और दोनों को मिला करके कहा जाता है स्टैमेन, मतलब पुंकेसर। और पुंकेसर ही क्या है, एंड्रोसियम, ठीक है, पुमंग। अगर मैं इसको काट दें, अच्छा परागकोश की बात करते हैं। परागकोश में आपको दो लोब दिख रहे हैं, लोब माने बोले तो पाली, दो पाली दिख रही हैं। एक पाली ये है, दूसरा पाली है। हम अब आगे मैं चलता हूँ, इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद संरचना कैसे दिख रही है, आइए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये है आपका परागकोश, एंथर। अब एंथर को जब काटते हैं, ये मैं एंथर को काट रहा हूँ। अब एंथर को भी काट करके जूम हमें करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। एंथर को मैं काट करके यहाँ बना रहा हूँ। ये इसकी संरचना दिखाई पड़ती है। आप इसमें देख रहे हैं, इसका ये एक लोब है, ये वाला क्या है, एक लोब है। और ये क्या है, दूसरा लोब है, मतलब दूसरी पाली है, ठीक है, दूसरा लोब है। अब लोब में पाया क्या जाएगा, लोब में क्या पाया जाएगा, इसको मुझे समझना है, ठीक है। लोब में क्या पाया जाएगा, इसके थोड़ा फिगर को मैं स्पष्ट रूप से थोड़ा बढ़िया बना देता हूँ ताकि समझ में आए। ये देखिए, ये लोब है। ये देखिए, इस एंथर यानी कि पराग कोश को मैं काटा तो यहाँ पर दिखाई पड़ा। प्रत्येक पाली, मतलब एक पाली ये, दूसरी पाली ये, प्रत्येक पाली में दो दो जो है कि कोष्ठ होते हैं। पहला कोष्ठ आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, पहला कोष्ठ आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, दूसरा कोष्ठ ये जो होता है ये आपका एक लोब हुआ, मतलब एक पाली हुआ। पहले पाली में हुआ है, ये दूसरे पाली में भी हो गया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परागकोश में
4 जो है कि लघु बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? लघु बीजाणु होते हैं। बीजाणु धान जिसमें लघु बीजाणु पाया जाता है, लघु बीजाणु धान होते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं क्या, इसका नाम है लघु बीजाणु धान। और बीजाणु धान में पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम में पाया जाता क्या है? माइक्रोस्पोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोर। यानी कि कहने का मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम में पाया जाता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु। इसी लघु बीजाणु को आप चाहे लघु बीजाणु कहें इसको, या फिर आप इसी को पराग कण कहें। यानी कि बीजाणु धान में जो है कि पराग कण का निर्माण होता है। पूरी बात लिख दे रहे हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ मैंने आपको बता दिया है। इसको आगे पढ़ाने के पहले कुछ मैं आपको बातें बताना चाह रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान सुनिए। पहले वीडियो देखते देखते जो है कि आप जो है कि अपने साथ एक कॉपी और कलम को लेकर बैठिए, और जो कुछ भी मैं बातें बता रहा हूँ उसको साथ साथ नोट्स बनाते चलें। ठीक, क्योंकि ये बराबर क्लास चल रहे हैं। कोरोना दहशत के कारण जो है कंटिन्यू आपका फेस टू फेस क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि ये जो पढ़ाया जा रहा है, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनका नोट्स बनाते रहें साथ ही साथ। चलिए आते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने बताया क्या? ये मैंने बताया कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? परागकोश होता है। दूसरा भाग होता है पुतंत होता है, मतलब फिलामेंट होता है। अब ये परागकोश की संरचना के बारे में मैंने पढ़ा। परागकोश में जितनी बातें जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको लिखना भी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको लिखना भी है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश तथा पुतंतु। ठीक, परागकोश की 2 पालियां होती हैं, पहली पाली दूसरी पाली। प्रत्येक पाली में 2-2 बीजाणु धान होते हैं। प्रत्येक पाली में 2-2 बीजाणु धान होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परागकोश में 4 बीजाणु धान होते हैं। कितने होते हैं? 4 बीजाणु स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। 1 2 3 4 बीजाणु धान उपस्थित हैं। और बीजाणु धान में जब फर्टिलाइजेशन हो, कहने मतलब विभाजन होता है, तो उसके दौरान क्या बनता है? लघु बीजाणु या पराग कण। लघु बीजाणु या पराग कण का निर्माण होता है। इतनी बातें लिख लिए। पराग कणों का निर्माण जो होता है, पराग कणों का निर्माण जो होता है वो आपका पोलन मदर सेल से होता है। किससे होता है? पोलन मदर सेल से। लिख देते हैं छोटी सी बात यहाँ पर। पराग पॉइंट करके लिख देना, पराग कण का निर्माण पोलन मदर सेल के द्वारा होता है। सर, अब आप बच्चे सोचेंगे कि सर पोलन मदर सेल पाया कहाँ जा रहा है, तो मैं बेटा कहूँगा पोलन मदर सेल जो होता है बीजाणु धान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीजाणु धान में पाया जाता है। अब जब पोलन मदर सेल का क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? विभाजन होता है। तो बनता क्या है? पोलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन्स बनता है। ठीक, यहाँ तक आपका टॉपिक खत्म हुआ। ठीक, इसी को हम कहते हैं। अच्छा, इसमें पोलन मदर सेल में जो है कि समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है?
समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये जो पोलन ग्रेन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन बनता है, और पोलन ग्रेन जो होता है हैप्लॉइड होता है, मतलब हैप्लॉइड आप 9th 10th में पढ़ रखा होगा। अगर गुणसूत्रों की मानव के रूप में अगर देखते हैं, मानव में आप लोग जानते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन 23 जोड़ी गुणसूत्र को हम बोलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 2n कहते हैं। क्या कहते हैं? 2n ना। अगर हैप्लॉइड होता है मतलब केवल 23 हैं, 23 है मतलब कितना क्या है? n है। अगर यही लिखा है 2n है मतलब 46 है। ये मानव की बात बता रहे हैं। उसी तरह पुष्पों में भी होता है, उसी तरह क्या होता है? पुष्पों में भी होता है। तो पोलन ग्रेन क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। इसमें मियोसिस होती है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए पोलन ग्रेन को हम माइक्रोमियोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोमियोस्पोर भी बोलते हैं। किसको कहते हैं? इसी को, पोलन ग्रेन को ही बोलते हैं। माइक्रोमियोस्पोर भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि माइक्रोमियोस्पोर क्यों कहते हैं, तो आप ये कहिएगा कि पोलन मदर सेल में मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पोलन ग्रेन बनता है, इसलिए पोलन ग्रेन को माइक्रोमियोस्पोर भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ तक का आपका जो है कि एंड्रोसियम के बारे में चर्चाएं खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। साइड स्क्रीन ले लें, हम इसको रफ करेंगे। चलिए, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? ये लघु बीजाणु जनन अभी मैंने आपको बताया था लघु बीजाणु यानी कि पोलन ग्रेन बताया था, पोलन ग्रेन। हाँ, अब यहाँ पे लघु बीजाणु पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, लघु बीजाणु कहें या परागकण कहें, इसका बनना ही कहलाता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मतलब लघु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल सी बात है, फिर से बता दे रहे हैं, इंग्लिश में सुन लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक। इसी को हम कहते हैं। तो ये आपका कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा, परिभाषा क्या होगा? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण, परागकण का निर्माण होना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक बेटा, साथ में लिखते चलेंगे। अब परागकोश की बात, जो परागकोश होता है उसमें विभाज्योतिक कोशिकाएं का समूह होता है। विभाज्योतिक मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, किसमें? परागकोश में। जो मैंने आपको एंथर ऐसे बना के रखा था, ठीक है, इस एंथर में मेरिस्टेमेटिक सेल पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल एक ऐसा सेल है जो लगातार विभाजन करता रहता है। तो अगला पॉइंट हम यहाँ पे बताएंगे, परागकोश
विभाजित परागकोश विभाज्योतिकीय या फिर विभाज्योतक भी लिख सकते हैं, या आप विभाजितकी कोशिकीय का समूह होता है। मतलब है कि परागकोश में मेरिस्टेमेटिक सेल पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल पाया जाता है। ये मेरिस्टेमेटिक आगे चलकर विभाजन करता है। अब मेरिस्टेमेटिक ये आगे चलकर हाइपोडर्मल सेल बनाती है। क्या बनाती है? मेरिस्टेमेटिक सेल आगे चलकर हाइपोडर्मल सेल बनाती है। बहुत ध्यान से इसको सुनना है, कैसे बन रहा है परागकण। बहुत आसान तरीका है, फंडा बहुत अच्छा है। हम आपको एनसीईआरटी की बातें पढ़ा रहे हैं, बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल दिख रही है, ये आगे चलकर बदलती है हाइपोडर्मल सेल में। किसमें था? हाइपोडर्मल सेल में। किसमें बेटा? हाइपोडर्मल सेल में। और यही हाइपोडर्मल सेल जो होता है आर्कीस्पोरियल बनता है। आर्कीस्पोरियल आर्कीस्पोरियल आखिर है क्या? आर्कीस्पोरियल आखिर है क्या? इसे प्रपशु कोशिकाएं भी कहते हैं। इसका क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी भी लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर। इसको कहते हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं। अधोस्तरीय कोशिकाएं। और इस पार्ट को बोलते हैं जो आर्कीस्पोरियल हैं, प्रपशु कोशिकाएं। प्रपशु कोशिकाएं। ठीक, प्रपशु कोशिकाएं। ठीक, अब प्रपशु कोशिकाएं जो है कि आगे चलकर विभाजित होती हैं। क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। अब विभाजन के दौरान बनता है, जैसे प्रपशु कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक बनाता है प्राइमरी पैराइटल सेल। पहला सेल क्या बनाता है? प्राइमरी पैराइटल सेल बनाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय सेल। क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्तीय सेल। प्राथमिक भित्तीय सेल, यानी कि सेल बोले तो कोशिका। ठीक, फिर समझिए, लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। राइट बेटा? अब जो परागकोश है वो परागकोश विभाजितकी कोशिकाओं का समूह है। मतलब परागकोश में मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है विभाजितकी कोशिका। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं आगे चल करके एक स्तर बनाती हैं, कहने का मतलब दूसरी सेल में कन्वर्ट होती हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। ये हाइपोडर्मल आगे चल के बदलता किसमें है? आर्कीस्पोरियल यानी प्रपशु कोशिकाएं बनाती हैं। अब प्रपशु कोशिकाएं में लगातार विभाजन होता है, जिससे बनता है, जिससे दो प्रकार की सेल बनती हैं। पहले सेल का नाम है प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरे सेल का नाम है प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियम सेल। दूसरे सेल का नाम है प्राइमरी
माइक्रो स्पोरेंजियल सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका। फिर से मेरी बात को गौर कर लीजिएगा, एक बार फटाफट देख लें। अब डीपली हम चलते चले जा रहे हैं। ये बात पूरी समझ में आ चुकी है। मेरिस्टेमेटिक सेल बदल रहा है किसमें? हाइपोडर्मल सेल में। हाइपोडर्मल सेल जो कि आर्कीस्पोरियल सेल में बदल रहा है। आर्कीस्पोरियल में लगातार विभाजन हो रहा है। और विभाजन का मतलब पहले समझ लें। यहाँ पर जैसे कोई ये सेल है, अब ये सेल जो है कि 2 सेलों में डिवाइड हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विभाजन। सेल विभाजन, सेल का 2 भागों में डिवाइड होना ही कहलाता है सेल विभाजन, यानी सेल डिवीजन कहता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए। ये आर्कीस्पोरियल सेल विभाजित होकर 2 प्रकार का सेल बनाता है। पहला सेल है प्राइमरी पैराइटल सेल, दूसरा सेल है प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियस बोलते हैं, सॉरी। ये जीनस है, माइक्रोस्पोरेंजियम जीनस सेल। हाँ ठीक है, स्पोरेंजियस सेल यानी कि प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका। पुनर्बीजाणु जनन कोशिका। अब चलिए, अब मैंने आपको यहाँ पे जो संरचना बना के रखा था, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है कटा हुआ भाग किसका? परागकोश का। ठीक, परागकोश का भाग है। और यहाँ पे पाया जा रहा है बीजाणु धानी पाई जा रही है। ठीक, अब बीजाणु धान में हो क्या रहा है? यानी परागकोश में ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, घटना घटित हो रही। ये सारी घटनाएं कहाँ पे हो रही है बेटा? परागकोश में। सारी घटनाएं कहाँ पे हो रही हैं? परागकोश में। ठीक है, अब हम चलिए इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। आधे भाग को हम दिखाते हैं, आधे भाग को और जूम करते हैं इसको। ठीक, अब जो आर्कीस्पोरियल सेल बना है वो विभाजित होकर 2 प्रकार की सेल बनाती हैं। पहला है प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा है प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका है, क्या है? प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका है, माइक्रोस्पोर मदल सेल का निर्माण करता है। इससे किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। ठीक, और ये जो प्राथमिक सेल आपको दिख रहा है, प्राथमिक सेल जो दिख रहा है, ये 3 स्तर बनाते हैं। कितने स्तर बनाते हैं? 3 स्तर बनाते हैं। पहला स्तर होता है वाह्य स्तर, पहला स्तर होता है वाह्य स्तर होता है। ठीक है, दूसरा स्तर होता है मध्य स्तर होता है। क्या होता है बेटा? मध्य स्तर होता है, मध्य स्तर होता है। और तीसरा स्तर होता है टेपिटम। क्या होता है बेटा? टेपिटम। ध्यान मेरी बात को ध्यान दीजिए। टेपिटम स्तर का कार्य क्या होता है? टेपिटम स्तर का यह कार्य होता है कि बन रहे पराग कण को पोषण प्रदान करना। टेपिटम जो स्तर है वो नष्ट हो करके जो परागकण निर्माण हो रहा होता है उसके लिए ये पोषण प्रदान करता है। ये टेपिटम का कार्य है। ठीक है, अब मध्य स्तर जो होता है, मध्य स्तर
1 से 3 या फिर 1 से 5 स्तरों का, 1 से 3 स्तर का होता है। कितने के? 1 से 3 स्तर का होता है। ठीक बेटा, चलिए यहाँ तक हो चुका है। इसमें जो है कि अच्छा, अब स्पोर, ये जो आपको दिख रहा है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में जो होता है, स्पोर मदर सेल में होता है डिवीजन। स्पोर मदर सेल से, स्पोर मदर सेल से बनता है, क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन। शायद मेरी बात पकड़ में आ चुकी होगी किस प्रकार से पोलन ग्रेन बन रहा है। ये तो मैंने बताया लघु बीजाणु जनन होता क्या है। पराग कोश में विभाजित कोश का मतलब मेरिस्टेमिक कोश का समूह होता है, मतलब मेरिस्टेमिक टिश्यू पाई जा रही है। अब वो सेल का जब विभाजन होता है वो बदल जाता है किसमें? हाइपोडर्मल सेल में। हाइपोडर्मल सेल को हिंदी में कहते हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं। अधोस्तरीय कोशिकाएं वो बदलता है कि आर्कियोस्पोरियल सेल यानी प्रपशु कोशिकाएं। प्रपशु कोशिका में विभाजन होता है, उस विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहला कोशिका का नाम है प्राइमरी पैराइटल सेल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। दूसरे सेल का नाम होता है प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजिनस सेल, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। पुंबीजाणु जनन कोशिका, मेरी बात को ध्यान दीजिए। ये आपको दिख रहा है आर्कियोस्पोरियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल 2 सेल का निर्माण किया, ये 2 सेल का निर्माण हो गया। पहले सेल का नाम क्या है? प्राथमिक भित्ति कोशिका। दूसरे सेल का नाम क्या है? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिकाएं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे होता क्या है? आगे होता क्या? ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती हैं, लगातार डिवाइड होती हैं, जो कि वाय कोश में एक लेयर बनाता है। ये हमारी प्राथमिक कोशिकाएं, इससे लगातार कोशिकाएं डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। ये एक स्तरों का लेयर बनाता है, एक स्तरों का लेयर बनाता है। ठीक बेटा, अब ये पहला लेयर हुआ वाय स्तर। अब जब लगातार डिवाइड उसमें अरेंजमेंट होता है, जैसे मैंने कहा मतलब प्राथमिक पैराइटल सेल जो होता है वो डिवाइड हुआ, जिसमें डिवाइड होने के बाद उन सेलों का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट होकर वाय स्तर का निर्माण करते हैं, मध्य स्तर का निर्माण करते हैं, टेपिटम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, ये आपने बता दिया वाय स्तर है। क्या है ये? वाय स्तर है। अब वाय स्तर के बाद मध्य स्तर का निर्माण हो रहा है, जो कि 2 से 3 लेयरों का होता है। फिगर बहुत ध्यान से देखना है बेटा, बिना फिगर के कोई मतलब नहीं निकलेगा बायोलॉजी का। ये मध्य स्तर का निर्माण हो गया। इसी के बीच एक और होता है, अंतः स्तर होता है। क्या होता है? अंतः स्तर होता है। ये अंतः स्तर हो गया। और लास्ट में बनाता है टेपिटम। क्या बनाता है? टेपिटम।
अब देख लीजिए यहाँ पर प्राइमरी भित्ति कोशिकाएं डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद उन सेलों का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट का होने के बाद बाह्य स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम का निर्माण करती हैं। ये आपका क्या है, बाह्य स्तर है, बाह्य स्तर। ये आपका जो है कि मध्य स्तर है, मध्य स्तर है, और ये आपका अंतः स्तर है, ठीक है। ये आपका टेपिटम है, क्या है, टेपिटम है, ठीक। अब टेपिटम के अंदर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस सेल होता है। उस माइक्रो स्पोरोजेनेसिस सेल से बनता है, ये है यहाँ पे जो पाया जा रहा था, 2 सेल हुआ तो एक सेल तो डिवाइड हो गया था, जो अरेंजमेंट हो गया किसमें, स्तरों में। अब ये दूसरा सेल बन जा रहा है, दूसरे सेल से बनता है। ये क्या है, ये क्या है, इसको हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं PMC। क्या, PMC। ये क्या है बेटा, हाँ ठीक है, सॉरी, ये PMC है, माइक्रोस्कोप, हाँ PMC, ये PMC है, PMC है। PMC का मतलब होता है प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जीनियस सेल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक पुनर्विजाणु जनन कोशिका है, ये आगे चल कर डिवीजन होता है। जब डिवीजन होता है तो एक सेल का निर्माण करता है, उस सेल का नाम है, उस सेल का क्या नाम है, उस सेल का नाम क्या है, MC, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। ये क्या है, MMC है, MMC है, ठीक है। और MMC से जो बनता है, फिर ये जो बनता है आगे चल करके इसमें ढेर सारी बन जाती हैं। ये पोलन ग्रेन है, क्या ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है। इस तरह से जो है किसमें जनन होता है, ठीक है बेटा। चलिए रिवीजन इसको कर लीजिए, साइड स्क्रीन ले लें। बनता क्या है, मैंने पूरी तरह से इसके बारे में संरचना को बता चुका है। टेपिटम का कार्य क्या होता है, टेपिटम नष्ट होकर बन रहे पोलन ग्रेन के लिए पोषण का कार्य करता है, ठीक। कहें तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन है क्या, लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। पराग कोश में विभाज्योत्की कोशिकी का समूह होता है। अब यही मेरिस्टेमेटिक मतलब विभाज्योत्की कोशिकी बदल जाता है हाइपोडर्मल सेल में, हाइपोडर्मल सेल बदलता है आर्कियोस्पोरियल सेल में, आर्कियोस्पोरियल सेल लगातार विभाजित होता है जिससे 2 सेल का निर्माण होता है, प्राइमरी पैराइटल सेल, दूसरा है प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजिनस सेल, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजिनस सेल को हम PMC भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जब फिगर बना तो पूरी तरह से नाम नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अब जो प्राइमरी भित्ति कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन होता है और विभाजन होकर उन कोशिकाओं का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट के दौरान वो 3 स्तर का निर्माण करते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। और मध्य स्तर के बाद भी थोड़ा सा एक स्तर और रह जाता है, इसको कहते हैं अंतः स्तर। अंतः स्तर, अंतः स्तर के बाद भी एक लास्ट स्तर रह जाता है टेपिटम, ठीक है। तो ये एक कोशिका रही है, कोशिका जब विभाजित होता है तो बाह्य स्तर का निर्माण करता है, मध्य स्तर का निर्माण करता है, अंतः स्तर का निर्माण करता है और लास्ट में टेपिटम का निर्माण करता है, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल में PMC में जब विभाजन होता है तो बनता है क्या,
माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे जैसे बेटा बोल रहा हूँ वैसा वैसा आपको लिखना भी है। प्राइमरी पुंज बीजाणु जनन कोशिका विभाजित होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। देखिए पीएमसी से बन रहा है क्या, एमएमसी। अब एमएमसी आगे विभाजित होता है तो पोलन ग्रेन बनता है, और पोलन ग्रेन क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है बेटा, हैप्लॉइड होता है। जल्दी जल्दी नोट कर डालें, सॉल्ट स्क्रीन ले लें। टेप्टम का कार्य क्या है, मैंने आपको बता दिया। टेप्टम नष्ट होकर बन रहे पोलन ग्रेन के लिए पोषण का कार्य करता है। आज तक क्लास यहीं पर। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को जो है कि राज इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस जो है कि आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। लगातार हमारे साथ बने रहिए मनीष सर के द्वारा। बायोलॉजी की क्लास में आज पहला लेक्चर था। अब हम इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर दूसरा रहेगा। इसी के आगे पुनः हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।